हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। काराकोरम का हिमनद, अंग्रेजी में ग्लेशियर ऑफ काराकोरम, काराकोरम के हिमनद, ग्लेशियर ऑफ काराकोरम। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है वो बिल्कुल चिंता में न रहे, क्योंकि इस क्लास का मेरा चौथा क्लास है, ये 3 क्लास हुआ है। ठीक, जिसमें से बाकी 2 क्लास फेसबुक पर जाएंगे आप, यूट्यूब पे जाएंगे आप मिशन 50 के चैनल पे, तो रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, मैंने हर क्लास लाइव होता है, तो आप वहाँ जाकर उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपका भी पहला क्लास आ जाए, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आज पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, जो भी है बिल्कुल इजी है। बस ध्यान से पढ़िए और जो भी मन में डाउट हो वो ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा खराब लगेगा, क्योंकि अगर हमारे क्लास से बच्चा डाउट लेकर चला जाए, चाहे किसी की भी क्लास से लेकर चला जाए डाउट, तो उस क्लास की तौहीन है। नहीं, आप यहाँ आए हैं अपने डाउट को कम करने के लिए या क्लियर करने के लिए, न कि डाउट बना के जाने के लिए। इसलिए क्वेश्चन पूछिएगा, मन में संकोच नहीं रखिएगा। काराकोरम के ग्लेशियर, देखो भाई, ग्लेशियर क्या होता है पहले समझिए। एक होता है ग्लेशियर, एक होता है आइस कैप। आराम से आज पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा मैं भी टायर्ड हो गया। ग्लेशियर और आइस कैप, ग्लेशियर और आइस कैप, इसको हिंदी में बोलते हैं हिम टोपी। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिमनद। हिमनद, तो हिमनद और हिम टोपी में क्या अंतर है पहले समझिए। देखिए, जब पहाड़ों में बर्फ ऐसे ही जमा हो, पहाड़ों में जब बर्फ ऐसे ही जमा हो, पहाड़ों में बर्फ जमा हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, जब पहाड़ों में बर्फ जमा हो और उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो उसे बोला जाता है आइस कैप, हिम टोपी। उसे क्या बोला जाता है? हिम टोपी। उसे बोला जाता है हिम टोपी। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? उसमें कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बर्फ है वो टूट टूट करके आगे बढ़ने लगे। टूट करके, जब बर्फ टूटेगा, सुन लो, तो फिसल फिसल कर आगे बढ़ेगा वो। जब बर्फ, पानी नहीं, बर्फ नदी के रूप में चलने लगे, नदी के रूप में फिसल फिसल के बर्फ आगे बढ़ने लगे, तो उसी को ग्लेशियर बोलते हैं। जब पर्वत में जमा हुआ बर्फ मूवमेंट में आ जाए, पर्वत में जमा बर्फ मूवमेंट में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तो अगर ये मूव करने लगे, अगर ये इस तरीके से मूवमेंट में आ जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। यानी हिमनद, नाम से भी लग रहा है हिम की नदी, हिम नदी। क्लियर है? तो अभी हमको पढ़ना है ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम, और आपने कल पढ़ा था, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। कल आप लोगों ने, जो लोग नहीं कल आए थे वीडियो देख लीजिएगा। कल आप लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में कि
काराकोरम का विस्तार भारत में है, भारत में लद्दाख में है, तिब्बत में है और चीन में है। कल आप लोगों ने इस बात को पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भारत में उसका विस्तार काराकोरम पर्वत का कहाँ है? लद्दाख, बोलना भी है, लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। हमें जो ग्लेशियर पढ़ना है या पास पढ़ना है वो इंडिया का पढ़ना है, तिब्बत और चीन का नहीं। तो ग्लेशियर के लिए आप ऐसा करिए, एक मैप बना लीजिए लद्दाख का। काराकोरम में जो लद्दाख का हिस्सा है, काराकोरम का जो हिस्सा लद्दाख में है, काराकोरम का जो हिस्सा लद्दाख में है, काराकोरम का जो हिस्सा लद्दाख में है, सिर्फ हमें ऐसे बता दूं कि काराकोरम का विस्तार, काराकोरम पर्वत का विस्तार लद्दाख, लद्दाख, तिब्बत और चाइना में है। लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। लेकिन हमें ग्लेशियर कहाँ का पढ़ना है? सिर्फ लद्दाख का। तो लद्दाख वाले को काट करके यहाँ बना दिए और इसमें बना लीजिए ग्लेशियर। 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। वैसे तो है बहुत सारे ग्लेशियर, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। ये चारों क्रम से है, पश्चिम से पूरब। ये चारों क्या है? क्रम से, मैपिंग के साथ भी है। सबसे पश्चिम में, उसके पूरब में, उसके पूरब में, उसके पूरब में। इससे आपका यूपीएससी का सवाल डील हो जाएगा। यूपीएससी में करता क्या है ना, ग्लेशियर का नाम दे देगा, अब बोलेगा अरेंज कीजिए पश्चिम से पूरब, कौन सही अरेंजमेंट है। तो लिखिए नंबर 1 पे जो है ग्लेशियर, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुना है? सियाचिन हिमनद। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है? नंबर 1 पे सियाचिन है, इसकी लंबाई लिख लीजिए। सबकी लंबाई नहीं लिखना, पर इस ग्लेशियर की लंबाई लिख लीजिए 76 किलोमीटर। सबकी लंबाई नहीं लिखना, पर इसकी लंबाई आप लोग ली 76 किलोमीटर। एक्चुअली इसकी लंबाई मैंने क्यों लिखा, और बोल रहा हूँ कि बाकी का लंबाई मत लिखिएगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है। ठीक है? तो सबसे लंबी वाले की लंबाई तो याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। हिंदी में सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। समझ में आ रहा है ना? ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है। जहाँ नहीं आएगा, जैसे पार करने लगे ऊपर से हाथ लगा दीजिए, जाने नहीं देंगे, है ना? बाउंड्री लगा दीजिए। किसी को ऊपर से पार हो बात तो रोक दीजिए, ऐसे किसी को बाहर नहीं जाना। और इधर भेज दीजिए कि सर ऊपर से जा रहा था, रोक दिए सर। लिखिए, हो गया। सियाचिन भारत की सबसे लंबी हिमनद है। ग्लेशियर ज़्यादा लंबा नहीं होते, क्यों? क्योंकि आगे जाकर पिघल जाते हैं, और जैसे पिघल गए फिर उसको ग्लेशियर हम नहीं कहेंगे, नदी बोल देंगे फिर। दूसरा है, नदी ग्लेशियर से निकलती है ना। हिमालय की नदियाँ किससे निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है। तो ग्लेशियर ज़्यादा दूर नहीं जाती। कुछ ग्लेशियर तो 5 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 5 किलोमीटर में पिघल गई। कुछ ग्लेशियर 20 किलोमीटर लंबा है। तो ग्लेशियर ज़्यादा लंबा नहीं होता, ज़्यादा लंबा नहीं होता। बहुत दूर जाते जाते तो क्या हो जाता है? पिघल गया तो पानी बदल गया। अब पानी बदल गया तो हिमनद नहीं रहेगा, वो नदी हो जाएगा। दूसरा लिखिए, सियाचिन के बाद रोंगफुक ग्लेशियर। रोंगफुक ग्लेशियर दूसरे नंबर पर। रोंगफुक हिमनद, रोंगफुक हिमनद। ये सब कहाँ है स्टूडेंट्स? लद्दाख में। किस पहाड़ में है? काराकोरम में। तीसरे नंबर पर लिखिए बोल्तेरो ग्लेशियर। बोल्तेरो ग्लेशियर। लास्ट में जो है उसका नाम है बियाफो
हिमनद, हाँ बियाफो ग्लेशियर, बियाफो, कर लीजिए नोट, बोल्तेरो और बियाफो, इसमें से छोटा बियाफो है। अब सबकी लंबाई मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। हाँ स्पार ग्लेशियर भी है। हो गया, एक्चुअली मेन लिखवा दिया। ग्लेशियर तो सैकड़ों हैं इसमें, काराकोरम में सैकड़ों ग्लेशियर है। अब सैकड़ों का नाम जानना जरूरी नहीं है। वैसे हिस्पार भी है, हिस्पार ग्लेशियर एक है। अब लिखिए काराकोरम का दर्रा, पासेज ऑफ काराकोरम। कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं ना वो लोग चिंता ना करें, जल्दी नया टॉपिक शुरू होने वाला है, मतलब 5 मिनट के अंदर। क्या लिखा आप लोगों ने? काराकोरम के दर्रे, पासेज ऑफ काराकोरम, पासेज ऑफ काराकोरम का दर्रा। दर्रा क्या होता है? पहाड़ के इस पार से उस पार आने जाने के जो रास्ते होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ के इस पार से उस पार आने जाने के जो रास्ते होते हैं उसे क्या बोला जाता है? दर्रा कहा जाता है, उसे दर्रा कहा जाता है। तो काराकोरम का दर्रा, हम बोले ग्लेशियर, ग्लेशियर और पास, बना लीजिए। कितना दर्रा हुआ? 1 2 3 4 5, बना लीजिए। हो गया? क्या कोई दिक्कत है? नंबर 1 पे लिखिए, नंबरिंग कर दिया लिखने के लिए। नंबर 1 पे लिखिए काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। लिख लिए? लिखिए। यहां से इसी में लिख दो, इस दर्रा में लिख दो। लिखिए इस दर्रा से होकर चाइना पाकिस्तान आर्थिक, अंग्रेजी बोलेंगे, आर्थिक गलियारा गुजरती है। इस दर्रा से होकर चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इस दर्रा से होकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू काराकोरम पास। आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा काराकोरम दर्रे से गुजरती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा काराकोरम दर्रे से गुजरती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस थ्रू काराकोरम पास, काराकोरम पास। क्लियर है? नंबर 2 पे लिखो छांगला, छांगला। देखो दर्रा का नाम तो छांग है, ला तिब्बती भाषा में ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। तिब्बती भाषा में ला का मतलब दर्रा। दर्रा का नाम क्या है? छांग पास, छांग पास। दर्रा को तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? ला। तो छांगला। क्लियर है? 3 पे लिखिए मांगला,
4 पे लिखिए लनकला। पश्चिम से पूरब। हो गया? क्लियर है? 5वां खारदुंगला। खारदुंगला। हो गया? खारदुंगला, काराकोरम, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला। काराकोरम को छोड़कर बाकी जितने दर्रे हैं ना, वो सब से कहाँ जाता है? तिब्बत। भारत से, कश्मीर से, लद्दाख से तिब्बत जाते हैं। तो लिख लीजिए, देखिए छांगला, ऐसे लिख लीजिए, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला कनेक्ट्स फ्रॉम लद्दाख टू तिब्बत। छांगला, मांगला, लनकला एंड खारदुंगला connects from Ladakh to Tibet. Changla, Mangla, Lanakla and Khardungla connects from Ladakh to Tibet. हिंदी में लिख लीजिए, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। क्लियर है? हाँ जी बोलिए। हाँ बिल्कुल करता है। क्या बोला? सियाचिन बोला है ना, इंडिया में है। काराकोरम दर्रा जो है ना, वो पीओके में पड़ जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तभी तो दे दिया चीन को रास्ता बनाने के लिए। क्या समझ में है? काराकोरम पास नहीं ला के, सियाचिन लाई करता है। सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, वो तो इंडिया में ही है। कल बताया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, उसमें पाकिस्तानी आ गए थे, तो कल थे ना क्लास में। तो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया में है, लेकिन काराकोरम पास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है? क्या? हाँ कल बताया था। और कुछ पूछना है? चलिए, ज्यादा समय मत लिखे। ट्रांस रेंज, एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है। अब आप लोग बिल्कुल चिंता छोड़ दें। जहाँ माइंस होगा वहाँ माइंस लिखवाएंगे। ज़्यादातर माइंस प्लेट्यू रीजन में, जो खदान है ना, ज़्यादातर कहाँ है? पठारी क्षेत्र में। पार श्रृंखला सुनो, जो लोग नए हो उनके लिए बना रहा हूँ, पुराने के लिए नहीं। ये काराकोरम है। क्या है? नहीं पता क्या है? ये काराकोरम है। ये क्या है? अभी जो पर्वत पढ़ाया वो ये है। इसका विस्तार लद्दाख, तिब्बत और चीन में है। और ये ट्रांस है। कौन सा पर्वत है ये? हालांकि मैंने कहा था पहला दिन कि हिमालय के उस पर जितने भी पर्वत हैं सबको आप ट्रांस बोल सकते हैं। ट्रांस का मतलब होता पार श्रृंखला। ट्रांस का हिंदी होता है पार। किसके पार? हिमालय के उस पार जितने पर्वत हैं सबको आप ट्रांस बोल सकते हैं। काराकोरम को भी ट्रांस बोल सकते हैं। पहले
ये जो ट्रांस हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको काराकोरम के साथ ही पढ़ा जाता था। 1906 के बाद से इसको एक अलग पहाड़ का नाम भी दिया गया। लेकिन पूरे पहाड़ को आप, हिमालय के उस पर जितने भी पर्वत हैं, सबको आप पार श्रृंखला या ट्रांस रेंज कह सकते हैं, इसमें गलती नहीं है। लेकिन अलग से भी पार श्रृंखला नाम से पर्वत को पढ़ा जाता है। मैप को देख के आपको क्या लग रहा है कि पार श्रृंखला का विस्तार कहाँ होगा? तिब्बत, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में थोड़ा, और कहाँ? तिब्बत में। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? चलिए बनाइए, इसको एक चित्र बना लीजिए। कुल लंबाई 940 किलोमीटर, कुल लंबाई 940 किलोमीटर। ट्रांस रेंज की टोटल लेंथ कितना है? 940 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? अब विस्तार का है थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर को आप JNK भी लिख सकते हैं, उसके बाद तिब्बत। ट्रांस रेंज का विस्तार पूछा जाए कहाँ कहाँ है, अलग से लिखना पड़ेगा? अलग से लिखना तो नहीं पड़ेगा। इट वॉज एक्सटेंडेड इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड तिब्बत लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप लोग होशियार बच्चे हैं, है ना? भाषा बना के लिख लीजिए। सेंटेंस बनाना खुद आना चाहिए, हो जाएगा। हो गया क्लियर? लिखिए, इस पूरे पर्वत की जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट वो है 6500 मीटर। जितना काराकोरम का था उतना ही एवरेज हाइट ट्रांस का भी है, उतना ही एवरेज हाइट ट्रांस का ही है। क्लियर है? तो 6500 मीटर इसकी हाइट है। अब बताओ मुझे कि जैसे कल बताया था एक समीकरण कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान माइनस हो जाता है। यानी अगर यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ का तापमान अगर 20 डिग्री है तो 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 19 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर 165 जाएंगे तो 18 डिग्री। ऐसे 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 20 में से 6 गया 14, 13.4, 13.5। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 1000 मीटर पर तापमान कितना घट जाएगा? 6.5, या कहेंगे 6.4 भी लिखा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि जाना कितना ऊपर है आपको? इस पर्वत की हाइट कितना है? एवरेज हाइट का मतलब जानते हो क्या होता है? अबाउट, आसपास का। इस पूरे पर्वत में आप कहीं भी चले जाइए, आपको ज्यादातर जगहों की हाइट कितना मिलेगा? या तो 6500 मिलेगा या 6500 के आसपास मिलेगा। इसमें मैं बोलता हूँ इस क्लास का एवरेज एज 20 साल है। इसका मतलब किसी का 50 साल नहीं है, किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 21, किसी का 22, किसी का 18। एवरेज का मतलब समझ में आया क्या होता है? इसके पिक की, इस पर्वत में कहीं भी जाओ, इसकी हाइट आपको क्या मिलेगा? इस पर्वत में आप कहीं भी चले जाओ, इस पर्वत की हाइट आपको 6500 के आसपास मिलेगा। अब बताइए कि जाना आपको 6000 मीटर से ऊपर है और 1000 मीटर पर 6.5, तो 6000 मीटर पर कितना टेम्परेचर घट जाएगा? 39 डिग्री। 6000 मीटर पर कितना घटेगा? 39। 6000 मीटर पर कितना घट जाएगा तापमान? जोड़िए, 6 से 36 और फिर 3 और 39, और ये तो हो गया 6000 मीटर पे। जाना 6500 है तो 500 और, तो उसमें 42 हो जाएगा, यानी -42 -43। यानी कि इस पहाड़ पर यदि आप जाते हैं कभी भी, गर्मी जाड़ा बरसात, तो पहाड़ के ऊपर में तापमान आपको कितना मिलेगा? -42, मैंने -42 जितना है उससे कम। समझ में आ रहा है बात? यानी कि आप जाड़ा में भी जाइएगा, आप गर्मी में भी जाइएगा तो यहाँ का तापमान आपको माइनस में मिलेगा। जून महीने में भी यहाँ का तापमान माइनस में मिलेगा। सनलाइट जितना पड़ता है उतना ही रिफ्लेक्ट लौट जाता है, इसी को एल्बिडो कहते हैं। कोई भी सरफेस जितना सूर्य का प्रकाश लेता है उसका जितना प्रतिशत छोड़ देता है, उसी को उस
सरफेस का एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ एक टर्म है एल्बिडो। किसी भी फर्श का एल्बिडो क्या है तो क्या बोलेंगे, जितना हीट वो लेता है टोटल, जितना मान लीजिए 10 कैलोरी हीट लिया, तो मान लो टोटल कितना हीट लिया 10 कैलोरी, और उसमें से 5 कैलोरी वो छोड़ दिया, तो उसका एल्बिडो कितना हो गया 50%। एल्बिडो का हमेशा किसमें व्यक्त करते हैं, परसेंटेज में। जितना टोटल हीट ऑब्जर्व करता है कोई सरफेस और जितना परसेंट छोड़ देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, छोड़ने वाला जो परसेंटेज है उसी को क्या बोलते हैं, एल्बिडो। कोई भी सरफेस जितना हीट लेता है, जितना हीट लिया उसका जितना प्रतिशत तो छोड़ दे वायुमंडल में, उसी को क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो इधर एल्बिडो ज़्यादा है, सारा हीट छोड़ देता है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी हाइट है 6500, यानी कि गर्मी के दिन में भी तापमान -12 -15 रहेगा, और जाड़े में -70 -75 -80 ऐसे रहता है। तो क्या है, इस कंडीशन में इंसान रहेगा, गर्मी में भी नहीं रहेगा, गर्मी में भी -15 डिग्री तापमान है, कोई इंसान रहेगा यहाँ, नहीं रहेगा। सेना के जवान रहते हैं यहाँ पर, वो इसलिए रहते हैं कि दुश्मन देश कब्जा न कर ले, उनकी मजबूरी है बेचारे की। तो वहाँ सेना के जवान सियाचिन में देखिए जॉब करते हैं, तो उनको जो मौत होती है सेनाओं की, वो गोली बारिश नहीं होती, बर्फ में दबने के कारण, ग्लेशियर में डूबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो वहाँ इंसान नहीं रहेगा। ज़्यादा तापमान माइनस हो जाएगा तो इंसान रहेगा वहाँ, नहीं रहेगा, इंसान वहाँ नहीं रहेगा। और इंसान नहीं रहेगा तो क्या वहाँ घूमने फिरने का स्थान बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी वहाँ कोई हिल स्टेशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो लिख लीजिए देयर इज नो हिल स्टेशन। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो क्या मैक्सिमम हाइट, मैंने सबसे ऊंची चोटी, इसको काराकोरम के साथ ही मिला के पढ़ते हैं, K2 ही मान लीजिए, ठीक है, इसको हम काराकोरम के साथ ही मिला के पढ़ते हैं, ठीक। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट पिक लिखवाऊंगा भारत में, तो फिर भी 50 पिक लिखवा देंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ पिक लिखवाएंगे, कुछ मिडिल इंडिया में लिखवाएंगे, तो इतना पिक हो जाएगा ना कि पिक करते करते आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। और जितना हो जाए अब परीक्षा के लिए जरूरी है, वो काम करना ज़्यादा आवश्यक है। और हाइट मैं कहूँगा पिक सब जानिए, लेकिन हाइट सिर्फ ऊपर से 3 पिक जो है सबसे ऊंची, सेकंड सबसे हाइस्ट, थर्ड हाइस्ट, साउथ इंडिया में वैसे ही रख लीजिए। बाकी सबका हाइट जानना भी जरूरी नहीं है। वैसे याद कर लीजिए तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि 100 पिक की हाइट याद कर लिए, पता चला कि अपनी हाइट भूल गए, हो गया, बताते हैं। ये समझ में आ गया, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ट्रांस ड्यू टू हाइट। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस पहाड़ को, ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर में लद्दाख रेंज के, जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। है पार श्रृंखला, लिखिए, समझ में आ रहा है ना। सारे हाइट जितने भी पिक्स हैं, 500 पिक है। कितने भारत में पिक हैं, 500। अब 500 ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको लिस्ट दे देंगे हाइट के साथ। अपना फाइट करते रहिए आप, हाँ, हाइट याद करते रहिए बैठ के। चूंकि लगता है मुझे जरूरत नहीं है, केवल माउंट एवरेस्ट रट लीजिए, K2 रट लीजिए, कंचनजंगा रट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं तो आप नंदा देवी का रट लीजिए, कामेत का रट लीजिए, अन्नपूर्णा का रट लीजिए, धौलाधर का रट लीजिए। ये सब हम लिखवा देंगे यहीं पर। ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो साउथ इंडिया में आइए तो पारसनाथ का रट लीजिए, पारसनाथ पिक, उसके बाद धूपगढ़ का रट लीजिए, उसके बाद अनाई मुरी का रट लीजिए। तो पिक वैसे मत याद कीजिएगा, अगर रटने का शौक है कि हाइट भी रट लें तो 4-4 पिक डेली पिक कीजिएगा,
और उसको याद करके फिर अगले दिन दूसरा 4 पीक। हो गया? हो गया है? लिख लो। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन तिब्बत। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज, सॉरी भाई, ट्रांस ऑनलाइन वाले सुन लीजिए, गलती से बोल दिया। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड तिब्बत। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड तिब्बत, नहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर है? फोटो हाँ हिंदी बोल देंगे। एक्चुअली क्या है कि 50-50 मामला हो गया है, कुछ अंग्रेजी वाले हैं और कुछ हिंदी वाले। भूगोल में मेरी आदत थोड़ी हो गई है कि पहले अंग्रेजी बोल लेता हूँ कहीं कहीं, फिर हिंदी। वैसे मैं पढ़ाता हिंदी ही था, तो एक्चुअली 2009-10 की बात है, हिंदी पढ़ाता था। लेकिन दिल्ली के कोचिंग में क्या होता था ना कि 2-4 नॉर्थ ईस्ट वाले बैठे रहते थे, तो नॉर्थ ईस्ट को देखते ही मेरा पसीना, ये अंग्रेजी में पढ़वाएगा हमसे। आज की बात नहीं, 2009-10 की बात है। हम बोले लेकिन अगर मार्केट में रहना है तो आपको मेल रखना पड़ेगा। दुकानदार रखता है ना मेल, सारा सामान रखेंगे, मेरी दुकान से आप वापस लौट कर नहीं जा सकते, जो चाहिए मिल जाएगा। तो उसके लिए अंग्रेजी आपको जानना चाहिए। भारत में अगर आप कुछ बेहतर करना है तो आपको इंग्लिश, क्योंकि भरसक कई क्षेत्र के लोग रहते हैं यहाँ, तो करना चाहिए। तो धीरे धीरे लिखवाने लगा। एक बच्चे ने कंप्लेन किया मैनेजमेंट में कि सर हिंदी नहीं लिखवाते, केवल अंग्रेजी लिखवाते। तो मैं बड़ा खुश हो गया इस कंप्लेन से। चलो एक आदमी को तो समझ में आया कि मुझे अंग्रेजी आता है। वैसे मुझे अंग्रेजी मैं लिखवा देता हूँ, मुझे अंग्रेजी आता है। आज नहीं, 2010-11 में ही आ गया। मतलब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताया अपने जीवन से जुड़ा हुआ। आज थोड़ा इसलिए थका हुआ लग रहा हूँ ना, कल मैं रात को पूरी रात जग गया हूँ, सोया ही नहीं हूँ। परसों रात में मैं, कल जो सुबह जगा हूँ, अभी तक सोया नहीं हूँ, है ना। कुछ काम कर रहा था, कुछ आप ही लोग के लिए कुछ मटेरियल तैयार कर रहा था, बना रहा था। मेरा व्यक्तिगत काम क्या होगा? आप ही लोग कुछ जग के कुछ क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं क्या? व्यक्तिगत काम जैसे होता है, जैसे अभी यूपीपीसीएस के पेपर है, मेरा खुद भी है, तो उसका करंट अफेयर पढ़ना भी है। पर कल अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं रहा था। कल मैं आप ही लोग के लिए काम कर रहा था। संडे को कोशिश हो रही है कि बीपीएससी वालों का एक टेस्ट ले लिया जाए, तो सब पर काम हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आए उसका एक स्टैंडर्ड हो और प्रूफ के साथ हो, कॉपी पेस्ट ना हो। तो इसलिए मेहनत किया गया उस पर, तो वो काम हम कर रहे हैं। देखा जाएगा, जो है पूछना पड़ेगा आपको। तो मैं एक बात बता रहा था आपको कि मेहनत आपके लिए कर, अब व्यक्तिगत भी होता है इंसान का। ऐसा थोड़ा कि इंसान भूत बन के आया कि किसी और के लिए काम करेगा, अपने लिए भी कर सकता है ना। लिखे क्या लिखा, इसीलिए थोड़ा सा आज आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा। पर आप फोटो में तो देख लिए, फोटो में देख लिए ना। इसका लद्दाख रेंज कहाँ बोलते हैं? लद्दाख और कश्मीर में। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत आपको? अच्छा हिंदी में लिखवाना है, लिखिए। ट्रांस श्रेणी को, पार श्रृंखला को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। आप लोग मेरा ट्रांसलेशन बढ़िया कर दिए। देखिए क्या लिखे, ट्रांस श्रेणी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। बीच बीच में आप लोग को इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता रहूँगा अपने लाइफ से, ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्लास को ईजी समझें। और ऑनलाइन वाले भी, आज तो कोई शिकायत होगा नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है मैं एक्सप्रेस हूँ। अब मैं जब बोलने लगता हूँ तो लगातार बोलता हूँ, और बच्चा को लगता है कि लिखवा नहीं पा रहे हैं। अरे सर थोड़ा धीरे बोलिए। एक लड़का तो मैं कमेंट किया कि सर कहीं जाना है क्या आपको? तो आज तो कोई डाउट होगा नहीं, पर ओके लिख देना, कोई डाउट नहीं। आज बोल देना कि आज कोई डाउट नहीं, आज इतना धीरे है कि लग रहा है थोड़ा तेज हो जाते हैं। हो गया? समझ में आ रहा है बात? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस रेगुलर एक टाइम निकाल के पढ़ते रहिए। जो घर पे पढ़ाया जाए, यहाँ से घर पे जाके पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, और एक रूटीन बना लीजिए। क्लास तो आना है, लेकिन घर पे पढ़ने का रूटीन बनाइए। कम से कम क्लास करने आते हैं तो 6 घंटे
कम से कम घर पे भी पढ़ाई हो जाए। अगर इतना नहीं पढ़ पाते तो कोई फायदा। अच्छा, तो आप ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, कैसे पढ़ना है? अच्छा, ये हमको कि 6 घंटे में कैसे पढ़ेंगे? हाँ, अगर आपको लगता है कि 6 घंटे से ज़्यादा में पढ़ते पढ़िए, घाटा पढ़ाई को घाटा करते हैं, अच्छा है बात। और बड़े 12 घंटा पढ़िए आप। कैसे पढ़ें, इनका ये कहना है। तो आप शाम को कोचिंग आते हैं, आप दिन का रूटीन बनाइए बढ़िया से। आप सुबह में जल्दी जगिए, रात में जल्दी सोइए। रात में आप देर रात तक जगते हैं ना, तो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका भी एक्सपीरियंस हो। रात को 1:30-2 बजे के बाद 1:30 बजे तक जो पढ़ते याद होता चला जाता है, ये समझ में आता है। लेकिन 2 बजे 3 बजे के बाद आप पढ़िए, नींद तो नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़िएगा उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाता। अब कितना भी रात को पढ़ने का हैबिचुअल है, एकदम आदत है आपको रात को पढ़ने का, फिर भी आप 2 बजे के बाद देखिएगा, 3 बजे के बाद उतना ज़्यादा दिमाग में कोई गणित लेके बैठ जाए तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक अपना तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, कैसे पढ़ना है। पहला एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप क्या कीजिए, जल्दी सोइए और जल्दी जगिए। सुबह कोशिश कीजिए 4:30 से 5 के बीच जग जाया जाए। तकलीफ होता है थोड़ा, अब ठंडी है तो और तकलीफ होगा, कंबल से बाहर निकलने में होता है, लेकिन एक बार निकल गए ना, आंख धो लिए तो लगता है यार कितना बढ़िया है। सुबह जगना तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अगर आप नींद खुल गई रियल में, आपका सुबह में 4 बजे बाद कभी नींद खुल जाए बढ़िया से, आपको लगे नहीं आज नींद पूरा हो गया है 4:30 में, अब बाहर निकल लगता है कितना अच्छा है। रोज ही जगह तो और बढ़िया होगा, लेकिन जगना ही केवल मुश्किल है। तो कुछ नहीं, अलार्म वहाँ लगाइए दूर, ताकि आप ऐसे नहीं कि निकाले हाथ टिक, तो ये नहीं। जब भी आदत होता है, मेरी भी आदत है कि नींद आया, अलार्म बजा, टिक, जब ज़्यादा बजा तो फिर जग के जबरदस्ती, पता नहीं क्या क्या स्नूज लिखता है, क्या क्या लिखता है ना। अब तो हमको समझ नहीं आता, तो कोई दबाते रहते हैं, किसी से परमानेंट बंद हो जाओ भाई। तो आप थोड़ा सा कलेजे पे पत्थर रख के सुबह 4:30 बजे आप जगिए। सबको बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग जगिए सुबह में जल्दी 4:30 बजे। सबकी रूटीन बता रहा हूँ। 4:30 बजे से लेकर लगातार 7:30 बजे तक 3 घंटे की आप पढ़ाई रखिए, जिसमें 2 विषय रखिए, 1.5 घंटा एक विषय और 1.5 घंटा एक विषय। एक बार एक ही विषय 3 घंटा पढ़ना जो वो थोड़ा सा उतना हार्मफुल हो जाता है। 1.5 घंटा पढ़िए एक विषय और 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, अब फिर 1.5 घंटा पढ़िए। आप देखेंगे कि 8 बजते बजते जब दुनिया जगेगी तब आपका 3 घंटे की पढ़ाई हो चुका होगा। फिर आराम से आप खाइए पीजिए, 10-11 बज गया, स्नान कीजिए, खाइए, सो जाइए घंटा। सुबह में 3 घंटा पढ़े थक गए होंगे तो 1 घंटा फिर सो जाइए, 12 से लेकर 2 बजे तक सोइए 2 घंटा, फिर 2 बजे बैठ जाइए पढ़ने के लिए। यहाँ आने से पहले 3:30 तक पढ़िए, 3 बजे तक क्लास है ना, तो ऐसा मत कीजिए आप। तब फिर आप ऐसा करिए कि 10 बजे खाना वाना खा लीजिए, 11 बजे, 11 से 12 रेस्ट कर लीजिए, अब 12 से 2 दोपहर में पढ़ लीजिए। तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। अब 1 ही घंटा मैनेज करना है आपके लिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जाइए 2-3 घंटा रात को पढ़ लीजिए, तो हो गया कितना 8 घंटा। तो 8 घंटा आराम से, कितना आसानी से निकल गया टाइम। लेकिन हाँ, ये भी टाइम तभी निकलेगा जब आप अपने उस फोन से दूर रहेंगे। बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। इस लगता है कि हमको बड़ी लाभ पहुंचा रहा है, पर इतना मार्केट में टेक्स्ट बुक है, उससे आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेट से ऑनलाइन कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप मोबाइल से दूर रह के पढ़िए, तबे पढ़ाई होगा, ये सच है। अब बगल में रख के पढ़ेंगे तो फिर हर 10 मिनट पे ऐसे पलटेंगे, कोई मैसेज तो नहीं आया, लिखिए। और आजकल तो स्थिति ऐसी, किसी का मोबाइल अगर रख लीजिए गलती से और उसका लॉक खुला हुआ है तो फिर वो तड़पेगा, फिर तो वो ऐसा आपसे डायलॉग करेगा कि भाई मेरा मोबाइल दे दो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। और उसको एक्टिंग करिए, कुछ करिए मत, एक्टिंग करिए कि भाई सारा मैसेज थोड़ा रख लें दो हमको, तुम्हारा जो मैसेज था देख रहे। अब वो एकदम इंसान एकदम बेचैन हो गया है। तो आज का स्थिति ऐसी, तो जब तक इस चीज़ से दूर नहीं होंगे आप, तब तक आप सिलेक्शन के करीब, किसी से दूर होंगे तभी ना किसी के करीब जाएंगे। एक फार्मूला है ना। तो भैया आप मोबाइल से नज़दीकी है तो भाई मोबाइल ही मिलेगा आपको, इससे दूर है तभी ना सिलेक्शन करीब जाएंगे आप। तो राय दिया हूँ, बाकी समझ में अगर आ गया मेरा राय, इसको मान लिया 1 साल तक, तो बन जाइएगा। और नहीं मानते हैं, कहते हैं इनका काम है बोलने का, बोलते रहते हैं, तो ठीक है, 1 साल बाद फिर बैग लेके ही मिलिएगा हम। तो चाहते हैं कि अगली बार सर को मिठाई लेकर आए कि सर SDM हो गया मेरा सर, एक काजू बर्फी है। मतलब बात हुआ ना, तो ये अच्छा लगेगा मुझे और सबको अच्छा लगेगा, पूरे संस्थान को अच्छा लगेगा।
हम ये चाहते हैं अभी ना कि अगले साल भी बैग लेके सर क्या करें, पीटीए नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मैं एक्स्ट्रा समय दिया पढ़ाई को छोड़कर, ये बड़ी कीमती समय था। अगर समझना हो तो समझ के रोज रोज ये सब चीज़ हम नहीं बताएंगे, समझ जाइए, जितना जल्दी समझ जाइएगा उतने जल्दी फायदे में आइएगा। चलिए, तो हो गया जम्मू, लद्दाख और तिब्बत। लद्दाख रेंज के नाम जानते हैं? 2 पॉइंट है, बना लीजिए। एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम लिखिए लेह, ये लेह। इसका नाम लिखिए द्रास, इसका नाम लिखिए कारगिल। कारगिल नाम सुना है? कारगिल लड़ाई, कारगिल नाम सुने? कारगिल, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। 1900 पाकिस्तान भारत के बीच कितनी बार युद्ध हुआ है? 4 बार। अब याद है, इसका मतलब सब पढ़ के आ रहा है। कब कब? 1948, 1965, 1971, 1999। कब कब लड़ाई हुआ? 4 बार। कब कब? 1948, 1965, 1971 और 1999। चलिए, हो गया। अब लिखिए लेह के बारे में। अब पता है आपको, लेह जो है ये काराकोरम था, ये ट्रांस था। देखो बच्चा, ये काराकोरम है, ये ट्रांस। इन दोनों के बीच में पड़ता है लेह, इन दोनों के बीच में पड़ता है लेह। लेह बीच में है, तो लिखिए अलग से, लेह के विषय में लिखिए। लेह जो बीच में है, न तो ट्रांस में है न तो काराकोरम में है, दोनों के बीच में है। लेह क्यों प्रसिद्ध है पता है आपको? लेह क्यों प्रसिद्ध है? लेह प्रसिद्ध क्यों है? भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान राजस्थान नहीं है। राजस्थान में सबसे कम रेनफॉल नहीं होता। आपको लगता होगा वहां डेजर्ट है तो सबसे कम वर्षा होती होगी, पर ऐसी बात नहीं है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। क्यों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि 2 ऊंचे पर्वत, लेह 2 ऊंचे पर्वतों के बीच में है, इसीलिए लेह में सबसे कम वर्षा होती है। क्योंकि बारिश वाली हवा आती तो है, लेकिन पार करने लगते हैं तो उधर ही सब बारिश हो जाता है। जो हवा आती है उसमें पानी होता ही नहीं, है ना। इसका मतलब भारत का सबसे सूखा स्थान कौन होगा? लेह। इसका मतलब जहां वर्षा कम होती है उसे मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। जहां वर्षा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? डेजर्ट। इसका मतलब लेह किसका एग्जाम्पल होगा? कोल्ड डेजर्ट का, ठंडा मरुस्थल। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो लिख लीजिए एक पॉइंट, भारत में सबसे कम वर्षा, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अंग्रेजी बोलेंगे, मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह। अंग्रेजी वाले उदास ना हो, देखिए क्या लिखे, मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह। मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह। मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह situated between 2 highest mountain, Trans and Karakoram. Due to Leh situated between 2 highest mountain, Trans and Karakoram. Due to Leh situated between 2 highest mountain, Trans and Karakoram. हिंदी में लिख लीजिए, लेह भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लिख लिए, क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच में है। क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच में है। क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच में है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? पहले से लिखा हुआ है क्या ये सब? हो गया। अब देखिए, सबसे कम वर्षा, इसका मतलब भारत का सबसे सूखा स्थान कौन होगा? लेह। तो लीजिए, लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। सूखा नहीं बोलिएगा तो थोड़ा सा और बढ़िया बात लीजिए, शुष्क स्थान है। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी लिख लीजिए, लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। शुष्क जानते हो ना? अरे शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। आप एकदम से अपने भाषा में लिखना चाहते, लिखिए लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है। अगला, लेह किसका एग्जाम्पल है? कोल्ड डेजर्ट। लिखिए, लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। लेह इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। 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 हो गया। अब लेह के बारे में कितना पढ़िएगा? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ? लेह में। हाँ, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ?
भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, सबसे कम वर्षा लेह में, सबसे ज्यादा वर्षा सब जानते हैं मासिन राम और चेरापूंजी। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ, मासिन राम और चेरापूंजी। तो मासिन राम चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा, वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा वर्षा पूछा जाए तो क्या होगा आंसर, मासिन राम और चेरापूंजी। कहाँ है, मेघालय में। मासिन राम चेरापूंजी किस राज्य में है, मेघालय में। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी। पूछा जाए ऐसा क्या है भाई वहां, जैसे तो समझ में आ गया कि लेह में क्यों कम वर्षा, तो क्या कुछ ऐसा है वहां भी खास जिसके कारण सबसे ज्यादा दुनिया में वर्षा होती है? बिल्कुल खास है। वहां पर्वत कीपाकार है। वहां पर्वत कैसा है, कीपाकार। लालटेन में तेल डालने वाला कीप देखे हो, जिसमें ऐसे चौड़ा रहता था। ऐसा ही होता था ना। इसको हम लोग अपने यहाँ कीप नहीं बोलते, टिप बोलते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर्वत टीपाकार है। कैसा है भैया, अपनी भाषा में टीपाकार, ऐसा कीपाकार। ये देखे हो ना कीप। लालटेन है किसी के यहाँ? लालटेन कौन नहीं देखा है? या कौन ऐसा व्यक्ति जो लालटेन नहीं देखा? लालटेन देखे हो सभी लोग? अच्छा, कैसा होता है लालटेन? लालटेन अलग होता है, लालटेन अलग होता है, लैंप अलग होता है, चिमनी वाला। हाँ वही चिमनी वाला होता है। होता है पहले, अब तो बिजली, ये तो सरकार, बिहार सरकार कितनी कृपा है, गांव में 20-20 घंटे बिजली होती है। आज तो लोग भूल ही गया कि लालटेन क्या होता है। चलिए, अच्छा हाँ, चुनाव चिन्ह लिए भैया। तो वहां पर्वत जो है मेघालय में, गारो खासी जयंती है, नाम सुना होगा। गारो खासी जयंतियां जो पर्वत है मेघालय में, कैसे है बोलिए? कीपाकार है, कीपाकार है। बारिश वाली हवा अंदर आ तो जाती है, फैला हुआ आगे से तो आ तो जाती है, लेकिन निकल नहीं पाती और एक ही जगह पे सारा बरसात करा देती है। इसीलिए मासिन राम चेरापूंजी में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा। क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम चेरापूंजी में होती है, क्यों बोलेंगे? ड्यू टू शेप ऑफ माउंटेन नहीं, ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू फनल शेप ऑफ माउंटेन। कीपाकार स्थिति लिख लीजिए। दुनिया में और भारत में एक ही साथ लिख लीजिए। दुनिया में, भारत में सबसे कम वर्षा हम सबसे ज्यादा वर्षा लिखो। दुनिया और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, सॉरी आज थोड़ा सा, दुनिया और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होती है। हम अंग्रेजी बोलेंगे। मैक्सिमम रेन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया अकर्स इन, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा, दुनिया और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम और चेरापूंजी में होती है, क्योंकि वहाँ गारो खासी जयंतियाँ पर्वत कीपाकार रूप में है, क्योंकि वहाँ गारो खासी जयंतियाँ पर्वत कीपाकार रूप में है, क्योंकि वहाँ गारो खासी, इसी बहाने तीनों पर्वत का नाम पता चल गया। गारो खासी, हमें अलग से पढ़ाएंगे इनको, गारो खासी जयंतियाँ तत्काल लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ गारो खासी जयंतियाँ पर्वत कीपाकार रूप में है, कीपाकार रूप में है। आपको शौक है तो टीपाकार भी लिख सकते हैं, है ना। मासिन राम चेरापूंजी किस राज्य में है? मेघालय। बगल में मेघालय भी लिख दीजिए, नहीं तो बाद में पता चला कि बिहार में ढूंढ रहे हैं कि मासिन राम कहीं किशनगंज में तो नहीं है। देखो, कोई किशनगंज से है क्या? किशनगंज बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। क्या लिखे? आज सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, और सबसे ज्यादा तापमान गया, सबसे कम तापमान गया। ये सब याद रखिए, घर की बात तो पता होना चाहिए। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, याद कर लो। सबसे ज्यादा वर्षा इंडिया में, बिहार में, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, और सबसे ज्यादा तापमान, सबसे कम तापमान गया। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हम गया में ही रहे शुरू से, तो एक हमारे कहावत होता था कि बिना पेड़ का पहाड़ गया। हाँ, बिना दिमाग का आदमी भी कहते थे। नहीं, कौन है भाई ये बोला? कौन?
आप तो दिमाग वाले लोग वहाँ हैं। मैंने कहा गया में अगर गया कैसे पता चले गया आ गए, तो बिना पेड़ के पहाड़ मिलने लगे, आप बिना दिमाग का आदमी मिलने लगे, तो समझिए आप कहाँ गए, गया आ गए। गया समझ रहा है क्या आपका? और ये लेकिन ये सुने थे आप? अच्छा, हम भी सुने। हम 9 साल गया में रहे, 9 साल अपनी पूरी एकेडमिक जो था 10th के बाद गया से ही किया, तो 9-10 साल गया मेरा, 10 साल पढ़ाया गया में। लिखे क्या लिखे, क्या लिखा लास्ट? मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन मार्सिन राम चेरापूंजी ड्यू टू मार्सिन राम चेरापूंजी ड्यू टू राम मार्सिन राम एंड चेरापूंजी ड्यू टू फनल शेप ऑफ गारो खासी जयंतिया माउंटेन, ड्यू टू फनल शेप ऑफ गारो खासी। जब मेघालय के पठार पढ़ाएंगे ना, जब मेघालय का पठार पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में गारो खासी जयंतिया हमको पढ़ना है। और आपको पता है कि मेघालय में इसी नाम की जनजाति भी है, ट्राइब्स भी, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, जयंतिया ट्राइब, सबको पता है ना, सुना तो होगा। खासी ट्राइब है वहाँ, नहीं सुना? खासी ट्राइब है, गारो ट्राइब है, जयंतिया ट्राइब है, एकदम खास। खासी ट्राइब जो है ना, उसकी खास विशेषता भी है। मेघालय में जो खासी ट्राइब है, नाम भी खासी है और खास विशेषता भी है। वो दूध के बना हुआ सामान नहीं खाते, मतलब दूध पीते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, मक्खन, दही, मट्ठा, ये सब दे देंगे तो वोमिटिंग कर देंगे। वो नफरत करते हैं, खाते ही नहीं। और उनके यहाँ खासी में एक काम होता है, और उनके यहाँ लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और लड़के घर में बर्तन बासन चूल्हा चौका का काम देखते हैं। तो ये हमारे गुरु हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, वो वहीं पढ़ाते थे शिलोंग विश्वविद्यालय में। तो उन्हें खासी से पूछ लिया एक दिन कि भाई अपने अपने बेटों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तो उनका उत्तर था, ये पराया धन है, इसको स्कूल क्यों भेजें? मैंने वहाँ लड़कियाँ बारात लेके आते हैं, लड़के जाते हैं लड़कियों के यहाँ, ये है वहाँ। तो इसलिए उनको नहीं, पराया धन मान के पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो जो भी, तो खासी जनजाति के बारे में कुछ जान गए, इसी बहाने आप समझ गए आप इतना। अब द्रास के बारे में लिखिए, द्रास के बारे में लिखिए। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो बोले सियाचिन क्या है सर? हाँ पूछे, सियाचिन भी तो ठंडा है। अरे सियाचिन एरिया ठंडा है, बड़ा क्षेत्र पूछा जाए कौन सा एरिया सबसे ठंडा है तो सियाचिन। अब प्लेस पूछे तो द्रास। अब आइए, करगिल तो कुछ है नहीं विशेष, बस युद्ध हुआ था इसलिए लिख दिया। लीजिए, करगिल विजय दिवस कब मनाते हैं जी? पुराने लोग कब मनाते हैं? 26 जुलाई। देखिए करगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 1999 में जो युद्ध हुआ तो 26 जुलाई को हम लोग करगिल पर विजय प्राप्त किए थे। तो क्या मनाते हैं 26 जुलाई को? 26 जुलाई को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट एज ए करगिल विक्ट्री डे। लिख लीजिए, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। एक पॉइंट छूट गया था, उसको लिख लीजिए। इस पूरे पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान से हुआ है। इस पूरे पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान से हुआ है। इस पूरे पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान से हुआ है। ग्रेनाइट और नीच चट्टान से हुआ है। हो गया? इट इज मेड बाई ग्रेनाइट रॉक और नीस रॉक। इसमें जी साइलेंट होता है, बोल देना है जहां पर पता ना चले बात ना कि क्या सर बोले, वहां बोल दीजिए सर, लिख दीजिए उसको, ग्रेनाइट एंड नीस रॉक। हो गया कंप्लीट। हमको अब पढ़ना है ग्रेटर हिमालय, ये मेन है। देखिए महान हिमालय, हेडिंग डाल दीजिए, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय का एक और भी नाम है बृहद हिमालय। इसका एक और भी नाम है हिमाद्री हिमालय। महान हिमालय,
बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय एक ही बात है। अंग्रेजी में लिखे थे, पहला दिन हम लिखे थे ना, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, दोनों सेम चीज है। एक ही पहाड़ के दो नाम है, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय। एक ही पर्वत के 3 नाम हिंदी में है, अंग्रेजी में 2 नाम है। क्लियर है सबका? नोट कर लिए? नोट हो गया? प्रोफाइल पिक्चर अगर देखें थोड़ा सा, जो पुराने लोग, नए लोग हैं, जो लोग नए आए हैं उनके लिए, यहां से एक पहाड़ है जो कहां से चलती है? जम्मू कश्मीर से। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा इलाका है? फिर ये कौन सा इलाका है? हिमाचल प्रदेश। फिर ये कौन सा इलाका है? उत्तराखंड। ये कौन सा इलाका है? नेपाल। ये कौन सा इलाका है? सिक्किम। ये कौन सा इलाका है? और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर तक। यानी ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है ना, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर दिखाई दे रहा है ना। इस चीज को मैं पहले भी बनाया था, सिर्फ उनके लिए बनाया जो आज क्लास में है। तो बना लीजिए इसको, पहले इसको बनाइए, फिर इसको। ये तो प्रोफाइल पिक्चर है, पीपी है, डीपी बनाएंगे थोड़ा देर बाद, है ना। आजकल पीपी और डीपी का जमाना है। सेल्फी लो, डीपी लगाओ। हम भी लगाते हैं, हम खूब लगाते हैं। और हम तो पहले तो बहुत फोटो ही देखते थे, कितने लोग ने लाइक किया, क्या कमेंट किया। हम पीपी लगाते हैं। पीपी मतलब होता है रियल फोटो, अपना फोटो लगाना। हाँ, डीपी में किसी और का भी लगा सकते हैं आप, है ना। आजकल वही चल रहा है। सोशल मीडिया जो है ना, इंसान को इनकम्प्लीट बना दिया है। मतलब ये कि आपको जो सही है वो नहीं बताता, अफवाहें ज़्यादा बताता है आपको। तो कहीं ना कहीं खतरनाक है ये। रियलिस्टिक चीज़ नहीं बता के कुछ और बताएंगे लोगों के सामने, तो उससे दंगा भड़क सकता है, देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और पीस की को खतरा पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ठीक है, उसका सही इस्तेमाल हो तो ठीक है, और गलत इस्तेमाल होने लगे तो गलत है। नहीं बोलते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है, कहाँ से पढ़े हो जी? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें जो है उसी से पढ़ लिए। रवीश कुमार एक एंकर है, न्यूज एंकर, न्यूज बोलते हो, तो कहते हैं कि लोग जो है सो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। मैंने जो आ गया उसी को पढ़ लिए, प्रूफ नहीं किए कि आखिर क्या था। किसी ने कह दिया कि नेहरू जी कभी भी जेल में भगत सिंह से नहीं मिले। नेहरू जी जब भगत सिंह जेल में थे तो कभी मिलने नहीं गए भगत सिंह से नेहरू जी, लेकिन जेल के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 4 बार नेहरू जी भगत सिंह से मिलने आए थे। क्यों न मिले? उस समय नेहरू और भगत सिंह की दोस्ती थी और वामपंथी विचारधारा से लोग प्रभावित थे। गांधी से थोड़ा सा इनका अनबन इसी बात से हो गया था। लेकिन अब कुछ लोग अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं, जाकर नाम नहीं लूंगा, कि नेहरू कभी नहीं मिलने गए। खैर जाने दीजिए, फिर कहेंगे सब फिर वहीं पहुंच गए। आगे चलिए बनाइए ना, क्लास में मंच पर। हो गया। अब इसको लिख दिए जो लिखे थे हम, जम्मू कश्मीर। उसके बाद बोलो, अब हम ही बोले। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद जापान, भूटान। भूटान, हम जापान यहाँ कहाँ से आ गया? इंडिया के पास भूटान। उसके बाद और अब बोला था मैंने कि ट्रांस रेंज और पूर्वांचल हिमालय। कल का वीडियो देख लीजिएगा जाकर। आज कल का जो वीडियो होगा मेरा फेसबुक मिशन 50 पर पड़ा होगा, उसको देख लीजिएगा। कल मैंने कहा था कि ट्रांस और पूर्वांचल हिमालय को छोड़कर जितने भी पहाड़ हैं सबकी कॉमन लंबाई है 2500 किलोमीटर। बताया था ना, आप लोग को याद है? बताया था कि ट्रांस
और पूर्वांचल हिमालय को छोड़कर जितने भी पर्वत हैं सबकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। थोड़ा सा और बना लीजिए, जम्मू कश्मीर में इस पहाड़ का एक और शाखा है, इसी पहाड़ का एक और शाखा है जिसका नाम है जोस्कर रेंज। नाम सुना होगा, जास्कर श्रृंखला। ये ग्रेटर हिमालय से ही लगा हुआ है। जैसे याद है ना आप लोगों को कि ट्रांस जो था काराकोरम से लगा हुआ था, नहीं देखा था आप लोगों ने? वैसे ही जोस्कर ग्रेटर हिमालय से लगा हुआ है। लेकिन क्या देख रहे हो आप? हिमालय के पार है वो, हिमालय के कहाँ है जी? पार। तो किसमें आ जाएगा? पार श्रृंखला में। यानी जोस्कर को भी आप पार बोल सकते हैं, जोस्कर रेंज को भी आप, जैसे काराकोरम को पार बोला जा सकता है, वैसे जोस्कर को भी पार श्रृंखला क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हिमालय के उस पार ये भी है। समझ में आ रहा है सबको? अंग्रेजी हिंदी सबको समझ में आ रहा है? अब सुनिए, यहां पर जोस्कर रेंज में दोनों तरफ का मतलब उत्तर में भी और दक्षिण में भी एक विशेष प्रकार का घास मिलता है, एक विशेष प्रकार का घास मिलता है जो उत्तर में मिलता है। ऊपर में क्या होता है? मैप में ऊपर मतलब उत्तर और नीचे मतलब दक्षिण। तो उत्तर में जो घास मिलता है उसका नाम है रूपसू घास। जोस्कर रेंज में मिलने वाले घास का नाम, उत्तर में मिलने वाले घास का नाम रूपसू ग्रास। और नीचे में जो घास मिलता है उसका नाम है देवसाई घास, देवसाई ग्रास, यानी देवसाई घास, देवसाई। नोट कर लिया? यानी पूछा जाए जोस्कर रेंज में मिलने वाले घास को क्या कहते हैं? रूपसू और देवसाई। याद रहेगा? बस इस क्लास को अगले क्लास में हम प्रोसीड करेंगे। इतना नोट कर लिया ना? इसको आप पूरा रिवीजन करके आइएगा, चूंकि एक लंबा चैप्टर है ग्रेटर हिमालय, इसको आराम से करेंगे। यानी कल कोशिश करेंगे हम ग्रेटर हिमालय कंप्लीट कर दें और मिडिल हिमालय मैक्सिमम कर लें। कल मेरी क्लास नहीं है, मंडे को होगी, ठीक है? सैटरडे तो होता ही नहीं आप लोगों का, मंडे टू फ्राइडे ही नहीं होता है। आप लोग क्लास कब तक होती है? मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे कल केवल हम नहीं रहेंगे। हाँ जी बोलिए।